नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक है। 3 घंटे 8 मिनट का वक्त रह गया है जब देश में नई सरकार बनने जा रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार नई है लेकिन सरकार का मुखिया पुराना, यानी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वक्त 7:15 बजे का होगा और उनके साथ ही साथ कई और मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। मोदी के साथ उनकी नई कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। इसके अलावा बता दें आपको, इसके पहले नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में शपथ ले चुके हैं, जबकि 2024 यानी इस साल वो आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बार 2014 में 26 मई को शपथ ली थी, 30 मई 2019 दूसरी बार शपथ ली थी और तीसरी बार आज शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और आपको यहां यह भी बता दें कि 7:15 बजे का वक्त है जब उनकी शपथ होगी। साथ ही साथ कई मंत्री शपथ लेंगे और किस तरह का रहने वाला है ये कार्यकाल, तीसरा टर्म एनडीए का कैसा रहने वाला है, क्योंकि अब की बार है मिलीजुली सरकार और साथ ही साथ दूसरे दलों के मंत्री भी यहां पर शपथ लेंगे। तो कितनी स्ट्रांग होगी ये सरकार, क्या वही निर्णय लिए जाएंगे जो कि 2014 और 19 के टेन्योर में लिए गए थे, किस तरीके से सहयोगियों के साथ बात बनेगी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम बातचीत भी करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस किस कोटे से कौन कौन मंत्री आज शपथ लेने जा रहा है, किस सहयोगी को क्या कुछ मिला है। तो शपथ ग्रहण से पहले आज सुबह नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। राजघाट से मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल गए, जहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और फिर वो वहां से राष्ट्रीय स्मारक भी गए, जहां पर उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित किए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सबसे पहले पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी राजघाट पहुंचकर, और उसके बाद सदैव अटल गए, वहां भी जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया। और आज शाम 7:15 बजे पीएम शपथ लेने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहले आज सुबह की 3 तस्वीरें, जब सबसे पहले बापू को नमन किया, उसके बाद अटल जी को नमन किया और फिर देश के वीर शहीदों को भी प्रधानमंत्री ने नमन किया। सवा 7 बजे का वक्त है, शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। बहुत कम वक्त बचा है, आपको एक अपडेट हम देंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस राज्यों से कितने मंत्री इस बार शपथ ले रहे हैं। अब की बार मिलीजुली है सरकार, लेकिन क्या रास्ता कठिन है या फिर आसान है, इसी पर आज चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त अनुपम वी कपिल जुड़ रहे हैं मुंबई से सीधा। हमारे साथ हैं नंदिता पांडे जी, और नंदिता जी की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित भी हुई थी, चाहे वो एग्जिट पोल की बात हम करें या फिर जिस दिन हम बात कर रहे थे नंदिता जी की 8 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, फिर तारीख हुई 9 और समय हुआ 6, लेकिन तब भी आप अटकी रही कि नहीं 6 के बाद ही शपथ ली जाए तो सही है। हमारे साथ वान्या आर्या जी हैं और यही प्रेडिक्शन एक तरीके से वान्या जी की भी थी। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरविंद शुक्ला जी। अरविंद शुक्ला जी ने भी कहा था कि अगर 1-1.5 घंटे का समय आगे बढ़ा दिया जाए तो सही होगा। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम वी कपिल, सबसे पहले आपके पास आते हुए 9 तारीख 7:15 बजे का वक्त, तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। मुहूर्त समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा समय, जितना भी अवेलेबल समय था नवजोत जी, इसमें सबसे अच्छा मुहूर्त तो 6:30 से 7:30 बजे के था। ये तो हमने फर्स्ट डे पे ही कहा था। पुनर्वसु नक्षत्र है, 9 तारीख है, पेट नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 5 है। डेस्टिनी नंबर 5 तो मोदी जी का भी डेस्टिनी नंबर है। और वृश्चिक लगन वैसे अच्छा नहीं माना जाता शपथ के लिए, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि ये मोदी जी की भी लगन वृश्चिक लगन है। अच्छा, ये तो बात जो बहुत कंट्रोवर्सी थी कि मोदी जी तुला लगन है, वृश्चिक लगन है, ये तो इसके ऊपर आज मोहर लगी जानी चाहिए वृश्चिक लगन का मुहूर्त चूज करने के लिए। मोहर लगाने के लिए 3 और ज्योतिष मैं उनसे भी पूछूंगी आज, क्योंकि कोई भी सेंसिबल एस्ट्रोलॉजर तुला लगन की कुंडली जो उनके 12वें भाव में पड़ती है, हाँ, वो मुहूर्त के लिए नहीं चूज करते। ठीक है, एक बार नंदिता जी से, नंदिता जी तो अनुपम वी कपिल जो बात कह रहे हैं तो इस पर मोहर लगा दी जाए, क्योंकि आपने भी कुछ प्रेडिक्शन की है। जी,
देखिए, पहले तो 8 तारीख बोल रहे थे, जो हमने बोला था कि बिल्कुल ही नहीं है, गलत है, उनके अष्टम में चंद्रमा गोचर कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी अगर वो करते तो बुधवार 12 तारीख को अगर सुबह 10:30 के आसपास लेते, बहुत ही उत्तम था। उस समय आपका लियो लग्न बन रहा था, सिंह लग्न बन रहा था, स्थिर लग्न था, चंद्रमा लग्न में बैठता और बाकी सारे प्लैनेट्स भी बिल्कुल जहां पे बैठने चाहिए वहां बैठते। पर इस समय शायद समय की वो एक 12 तारीख तो चंद्रबाबू नायडू ऑलरेडी अपने लिए फिक्स कर चुके हैं ना। उन्होंने वो क्यों ले लिया जिस समय ये डिस्कशंस चल रहे थे। लेकिन अभी जो 7:15 भी नहीं, मैं आपको बता दूं 7:18 के बाद से ये समय शुरू होगा। वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में क्या होता है? स्थिर लग्न होता है। स्थिर लग्न में ली हुई कोई भी चीजें थोड़ा सा स्टेबल रहती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़े सारे विरोधाभास हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत ही उत्तम लग्न है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। एक एवरेज इसको मैं रेटिंग दूंगी, क्योंकि लग्न का लॉर्ड छठे बैठा है। छठे बैठ करके डेली चोज, मतलब आपको कहीं पे कॉन्फिडेंस की आपकी कमी दिखाता है, लेकिन लग्न में दृष्टि भी रखता है। अब सप्तम भाव में देखें, सप्तम भाव क्या होगा कि आपके जो पार्टनर्स हैं, जो घटक दल है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वहां पे क्या है, वहां पे 4 प्लैनेट्स हैं। आपका गुरु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, वहां पे बुध बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। बुध और शुक्र जो है अस्त है। अब आप इसको देखिए, शुक्र महिलाओं का कारक होता है, कंफर्ट लेवल्स, लग्जरीज का कारक होता है, होटल इंडस्ट्री, उन सारी चीजों का, कॉस्मेटिक्स, मीडिया का कारक होता है। बुध होता है टेलीकॉम एक्सेट्रा का कारक। ये दोनों डिपार्टमेंट जिसके पास जाएंगे, अगर घटक दल के पास गए तो ये आपके नाकू चयनित ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जी जी, ये इसीलिए देखिए लंबी लंबी बैठकें 3-4 दिन से लगातार चल रही हैं। एक पॉइंट और नवजोत, इसमें ये शनि की ढैया बन जाती है इसमें। और वो ढैया का जो, बिकॉज शनि 4th हाउस में, शनि अभी जाएगा रेट्रोगेट। 30 तारीख जून से होगा, 30 जून से 15 नवंबर तक का कंपैरेटिवली रहेगा रेट्रोगेट मोशन में। उस समय घर के अंदर, यानी कि उनको बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। चलिए डिटेल्स हम नंदिता जी आगे लेंगे, लेकिन एक बार आज ही के दिन और आज ही के शुभ मुहूर्त के बारे में अरविंद शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगे। जी जी, देखिए, जो अब उस दिन अपनी चर्चा हो रही थी, तो यही कहना था कि थोड़ा सा समय और आगे यदि हो जाता है तो और उत्तम हो जाएगा। तो अब जो ये मुहूर्त उनने 6 से 7:15 आप भी बोल रहे थे वैसे उस दिन। नहीं, ये मैंने ये बोला था कि कम से कम 2 घंटे आगे ले जाएं। तो ये लगभग काफी अच्छा समय आ गया, जो 7:15 ये भी काफी अच्छा समय है। सबसे मेन चीज बात क्या है कि वृश्चिक लग्न जो अपने आप में है, ये एक जो है स्थिर लग्न है, और स्थिर लग्न के साथ साथ वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है वो बड़ा जुनून और जोश वाला होता है। तो वृश्चिक लग्न वैसे भी उनकी जो है स्थिर कुंडली में, जो उनकी परमानेंट कुंडली है, वृश्चिक लग्न है, और वृश्चिक लग्न में ही वो जो है शपथ ले रहे हैं। आप नोट करें तो पिछले जो 2 पंचवर्षीय में जो है उनने शपथ ली है, इसी टाइम पे शपथ ली है। वह लग्न यही थी, वृश्चिक लग्न थी, स्थिर लग्न थी। तो ये समय अनुकूल है, बढ़िया है। और जो गोधूली वेला का टाइम हो जाता है, अपने आप में ये विशिष्ट और श्रेष्ठतम मुहूर्त कहा गया है, प्रदोषकालीन वेला कहा गया है। इस मुहूर्त में चाहे वो फेरे हो, चाहे किसी प्रकार की पूजा हो, अपने आप में विशिष्ट और सफल होती है। उसके साथ साथ अच्छा समय कुल मिलाकर आप इसे कह रहे हैं। वान्या जी, आपके नंबर्स क्या कहते हैं इस शपथ ग्रहण के समय को देखकर? देखिए, लाइक फ्रॉम ऑल दी अवेलेबल पॉसिबल स्लॉट्स, ये स्लॉट फिर भी बेटर है। आज की ये जो डेट है, इसका जो मूलांक है वो 9 है और भाग्यांक जो है वो 5 है। और अगर आप मोदी जी का भाग्यांक भी देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 5 पर आता है, और स्पेशली उनका कुआं नंबर, जो उनका लक फैक्टर है, वो भी 5 पर है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, क्योंकि 9 नंबर जो है कंप्लीशन का नंबर होता है, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में ये लास्ट नंबर होता है, तो इसलिए भी ये उनको फेवरेबल करेगा। बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, स्टिल इट इज बेटर। और वृश्चिक लग्न है तो मंगल का ये लग्न है, कहीं ना कहीं एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं इंसान में बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड डोमिनेंस लेके आता है। और मोदी जी की जो राशि है वो भी वृश्चिक राशि है, और पुनर्वसु नक्षत्र भी है आज टिल 8:20 PM। सो टू एन एक्सटेंट ये हम इसको फेवरेबल कह सकते हैं, और चीजें उनको फेवर करेंगी। इससे और भी बेटर स्लॉट्स हैं, बट कंपैरेटिवली इट इज बेटर। अनुपम जी, वान्या जी कह रहे हैं कि डोमिनेंस और चीजें फेवर करेंगी, लेकिन देखिए इस बार वो माहौल नहीं है। अभी तक हमने जब भी देखा, चाहे वो 2014 वाली सरकार का टेन्योर हो या फिर 2019 में, तो बहुत ही अच्छे और हार्ड निर्णय लिए हैं सरकार ने अपनी तरफ से। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि कॉन्फिडेंस मतलब उन नंबर्स में झलक रहा था। नंबर्स आपके पास इतने ज्यादा थे, लेकिन अब इस बार आपको काफी हद तक डिपेंड करना पड़ेगा अपने सहयोगियों पर। तो मैं इसी बेला की, अगर आज शाम को जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसी में अगर मैं इस कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करती हूं, तो इस गवर्नमेंट की स्थिरता पर आपकी क्या कहती है कैलकुलेशन? देखो, नंदिता जी ने तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। जो एलाइज, जो शुक्र भी अस्त है 7th हाउस के अंदर,
लेकिन ये शुक्र भी नहीं, अस्त से तो निकल गए हैं, अष्टम स्थान में जाएंगे शुक्र और बुध, और तब एलाइज जो है अपना रियल मिस्चिफ प्ले करेंगे। एक चीज है, चंद्रमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुहूर्त के लिए, और वो 9th लॉर्ड 9th हाउस के अंदर बैठे हैं। अभी मोदी जी के कुंडली के अंदर 9th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड मंगल और चंद्रमा ये लगन में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होके ये एक शंख योग बना रहे हैं। तो नंबर्स कैसे भी हो ऑपोजिशन के, क्योंकि इनके जो प्लैनेट्स हैं, लग्न लॉर्ड जो है वो फिक्स्ड है, स्थिर राशि के अंदर है, और चंद्रमा भी वैसे स्थिर राशि में है, तो उनका माइंडसेट फिक्स्ड है। वो नंबर्स चाहे एक्चुअल नंबर ऑपोजिशन के कम हो कैसे हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि उनकी थिंकिंग चेंज नहीं होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वही स्टाइल चलता रहेगा। और मंगल इस साल का राजा है, मंत्री शनि है, और मंगल की ही महादशा मोदी जी की चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है। दोनों भी ग्रह मंगल और शनि फिक्स्ड साइन और एनिमल साइन में बैठे हैं। मंगल स्कॉर्पियो में बैठा है जैसे कि बिच्छू है, और शनि सिंह राशि में। तो ये इंसान को बहुत ही एग्रेसिव और फेरोशियस बनाता है। ये बिल्कुल भी किसी की डोमिनेटिंग तो होते ही है, इनफ्लेक्सिबल भी होते हैं, स्टबर्ननेस भी होता है। तो इसके वजह से वो पूरा दबाने की कोशिश करेंगे। और जैसे हम देखेंगे जो दूसरे आपके एज द शो गोज ऑन, चंद्र बाबू नायडू जो इनके बहुत इंपॉर्टेंट एलाय हैं, ही शेयर्स हिज डेट ऑफ बर्थ विद एडोल्फ हिटलर, तो आप उनको कम मत समझिए। वो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उनकी कुंडली सबसे ज्यादा पावरफुल है आगे आने वाले मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि अनुपम जी हमें यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की कुंडली पर चर्चा जरूर करनी है। अभी आज ही एक खबर और आई कि नीतीश कुमार की तरफ से जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि हमें तो जी प्रधानमंत्री पद का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से हुआ था, हालांकि उसका क्लैरिफिकेशन हुआ है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जरा एक बार और बता देते कि आज संभावित मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं सांसद जो कि आज शपथ लेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल का नाम आ रहा है, नितिन गडकरी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर एक और चीज बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर हैं, पंजाब से हार चुके हैं रवनीत बिट्टू, लेकिन फिर भी उनको कहा जा रहा है कि वो शपथ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है, अमित शाह का नाम भी सामने आ रहा है, पीयूष गोयल है, ललन सिंह है, ये तमाम ऐसे सांसद हैं, मनसुख मांडविया जो कि आज शपथ लेने वाले हैं, एचडी कुमारस्वामी का भी आज ही नाम है, वो भी आज शपथ लेंगे। मोदी 3.0 और 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, तो एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पूरा अपडेट हम आपको देंगे, चैलेंजेस क्या होंगे, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, किस किस पार्टी से कितने मंत्री बन सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नंदिता जी, ब्रेक पर जाने से पहले अनुपम वी कपिल ने अपनी एक कैलकुलेशंस बताई थी गठबंधन सरकार को लेकर। देखिए, है गठबंधन सरकार 7:15 बजे, अगर आप कह रही हैं कि 7:18 के करीब आपका जो प्रेडिक्शन है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, वो उस मुहूर्त वाले समय से बाहर भी जा रही है, तो क्या इसका असर भी कुछ होगा, और चैलेंजेस कितने जी नरेंद्र मोदी के सामने इस टेन्योर में? देखिए, मोदी जी के सामने चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बिकॉज इस समय जैसे अनुपम जी बोल रहे थे, इनकी मंगल की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, और दोनों ही बहुत स्ट्रांग पेरिफेरी में अपने, एक वृश्चिक राशि में, दूसरा सिंह राशि में, दोनों ही स्थिर राशियां हैं, तो दोनों बहुत स्ट्रांग कॉन्फ्लिक्ट्स कराते हैं। शनि उनका बहुत अच्छा नहीं है, और मोदी जी का जो अभी इस समय है ये थोड़ा सा वीक है। अगले वर्ष मई के बाद एकदम से अचानक से ठीक होगा। अभी उनका जो मेरे को समय दिखाई देता है लगभग, अगर मैं देखूं, इनका मार्च में सैटर्न के बाद मर्करी आएगा 22 जून के बाद, और 22 जून से थोड़ा अगस्त, मिड अगस्त तक का ये फिर वापस कंट्रोल करने में रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हाथ से चीजें खिसकने लगेंगी। अभी जो आप समय बोल रहे थे, आप वहां पे देखिए शुक्र और बुध ट्रांजिट करेंगे, अगले अष्टम में चले जाएंगे। जो चंद्रमा, और जो आपने कहा कि लग्न जो है 7:18 से लेके 7:35 के बीच तक का में तो स्थिर लग्न है, वृश्चिक लग्न रहेगा। उसके बाद धनु लग्न आ जाएगा जो कि द्विस्वभाव लग्न है। वहां पे जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ली तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस ज्यादा होंगे, और चैलेंजेस ज्यादा कैसे रहेंगे, जैसे वो कहते हैं ना, द्विस्वभाव हो जाता है आपका, आप कोई भी चीज में कॉन्सिस्टेंट नहीं रहते, कभी ये कभी वे, है ना, पल में तोला पल में माशा। इस मुझे लग रहा है शायद उस समय जेडीयू के मंत्री की शपथ ले हो सकता है, क्योंकि पहले पर क्लैरिटी नहीं होती है। जी, जी, तो जी। कौन कौन शपथ लेगा
रहेगा, ये भी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्यों शुभम? बिल्कुल, बहुत लंबी लिस्ट है और संभावित चेहरे हैं जिसमें राजनाथ सिंह का नाम है, अमित शाह का नाम है, जयशंकर का नाम है, इसके अलावा निर्मला सीतारमण का नाम है, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, एच डी कुमारस्वामी, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया समेत तमाम बड़े नाम है, मनोहर लाल खट्टर का नाम भी है। लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, संभावित चेहरे हैं, जैसे हम बात करें रामदास अठावले का नाम है, किरण रिजिजू का नाम है, राव इंद्रजीत सिंह का नाम है, शांतनु ठाकुर है, मनसुख मांडविया भी मंत्री बन सकते हैं, मोदी कैबिनेट में इन्हें भी फोन गया है। और इससे पहले जब फोन गया तो पीएम मोदी ने एड्रेस भी किया, उनसे बातचीत भी की, चाय पे बुलाया और करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। लेकिन क्या लगता है अरविंद जी आपको, लिस्ट बहुत लंबी है और जो उनकी कैबिनेट होती है, कोई भी कप्तान जो होता है उसकी टीम का बड़ा रोल होता है किसी कप्तान की पारी में, क्या लगता है ये टीम क्या कहती है अगर संभावित यही टीम पर मुहर लगती है तो? देखिए, इस टीम पे मुहर लगती है तो भी कार्यकाल सफल रहेगा, लेकिन मेन चीज होता है नायक। नायक की जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत दृढ़ है और सुदृढ़ है। और एक चीज आप लोग और नोट करें कि जो वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न का जो लग्नेश है वो षष्ठम पे बैठा है, अभी गोचर की जो कुंडली है, और वहां पे स्वग्रही होके बैठा है, तो शत्रु हंता योग बनाता है। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी किसी भी प्रकार की स्थिति उनके सामने प्रकट करेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे या इस प्रकार नहीं होगा, तो वो किसी की नहीं मानेंगे और न किसी के सामने अपने आप को वो जो है झुकाएंगे। वो अपने फैसले पे, अपने वादे पे अडिग रहेंगे। एक चीज अरविंद जी, अब ये बताइए कि 14 और 19 वाला एटीट्यूड ही यहाँ पर दिखेगा या थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जब गठबंधन की सरकार होती है ना तो सबकी सुननी पड़ती है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। नहीं, वैसा तो नहीं होगा, थोड़ा नम्र होगा, लेकिन यह है कि इतना नम्र भी नहीं होगा कि हर व्यक्ति उनके ऊपर अपनी जो है हाजी में मर्जी चलवा ले। बिल्कुल, तो ऐसा संभव नहीं होगा। फिर भी नंबर्स कम नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी आई है। वान्या जी, क्या आपकी कैलकुलेशंस कह रही है इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली वो चीजें तो नहीं होंगी जो पास्ट 10 इयर्स में हुई हैं। थोड़े से मोदी जी के लिए ये जो टाइम है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ी सी लोग जो है कंपैरेटिवली उनको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी विजय उन्हीं की होगी। चीजें उनके लिए अगले 5 इयर्स तक उन्हें चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो अपने चैलेंजेस से घबराएंगे नहीं। जैसे कि अरविंद जी ने भी बोला, जो शत्रुहंता योग जो उनकी कुंडली में है, विच इज लाइक डिफीटिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तो प्रॉब्लम्स आके भी निकल जाएंगी। जब उनकी शनि की ढैया जो है वो जो नेक्स्ट ईयर जब खत्म हो जाएगी तो उनके लिए टाइम कंपेरेटिवली और ज्यादा बेटर हो जाएगा। अभी जिस हिसाब से कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है, जैसे अभी आपने ही ये एक जो लाइन बोली, इसमें यह है कि हर चीज उनके अकॉर्डिंग, उनकी पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, क्योंकि टोटल सीट्स उस हिसाब से चलेंगी, तो थोड़े चैलेंजेस आएंगे। बट स्टिल मोदी जी का जो विजन है, जो उनका मिशन है और जो उनकी 2047 तक की जो भी उनकी विजन वो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली वो काफी अगले 5 साल के लिए जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं वो उनको ओवरकम कर पाएंगे। अनुपम भी, कपिल, चैलेंजेस देखिए यहीं से शुरुआत हो जाएगी चैलेंजेस की। आप देखिए हरियाणा आने वाले समय में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में अभी भी उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर्स नहीं आए हैं। शरद पवार गुट जो है वो बार बार कह रहा है कि अजीत पवार के जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है। इसी तरीके से शिवसेना भले ही 2 भाड़ है, लेकिन फिर भी शिवसेना अंदर खाते कहीं ना कहीं कह रही है कि हमारे साथ आने को तो अनसर्टेनिटी पहली बात तो महाराष्ट्र में है, जिसकी सियासत शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और दूसरी बात हम हरियाणा की बात कर लें तो ऐसे राज्य जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा सरकार के लिए, केंद्र के लिए। जी, वहां का तो कैलकुलेशंस मैंने अभी, इट्स टू अर्ली क्योंकि अलायंसेस अभी बनेंगे, क्या होगा, लेकिन मैंने रीडिंग किया था। ये 3 कार्ड आपको दिखाना चाहता हूं जी। मुहूर्त की बात कर रहे हैं, 9 और 5 नंबर का डोमिनेशन है इन कार्ड में। 9 ऑफ कप्स यानी कि बहुत पॉजिटिव कार्ड जब हमने स्प्रेड नरेंद्र मोदी जी के लिए ले किया, क्योंकि वही लीड कर रहे हैं कंट्री, उनका कुंडली का जो भविष्य वो देश का भविष्य होगा, ये कह सकते हैं। तो सभी विशेष उनकी फुलफिल होंगी, ये तो सही है, लेकिन एज ही अभी शुरू में वो सबकी डिमांड्स भी मान जाएंगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे इस पर्टिकुलर ईयर में। आगे चल के ये 5 और ये जो आउटकम कार्ड जो दिखा रहा हूं आपको, ये आप पूछ सकते हैं जो टैरो करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये एक डिफीट ऑफ वंस एम्बिशंस, सैडनेस, मतलब टुवर्ड्स द एंड ये दिखाता है, और बीच में चैलेंजिंग पीरियड जरूर आएंगे। मैं समझता हूं जो मार्च का जो पीरियड है, अभी वाला भी जो पीरियड है, जब से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे अक्टूबर से फरवरी तक, और शनि भी 30 जून से वक्री हो जाएंगे, गुरु इस समय अतिचारी भी होंगे,
विश्व के लिए भी बहुत संकट वाला योग होगा और भारत में भी अनप्रेसिडेंटेड काइंड, क्योंकि अगले साल जो है ये छिद्र दशा है भारत की, हमारी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है और मंगल जो है लग्न का स्वामी है मोदी जी का। तो आप सोचो कि एक पूरा सोच राष्ट्र का कंप्लीटली बदल जाने वाला है। अभी जो चंद्र की दशा जो चल रही थी, चंद्र एक सौम्य ग्रह है, अपने ही राशि में भारत कुंडली, भारत की राशि में अपने ही राशि में बैठा है चंद्र सूर्य के साथ। तो 10 साल तो हमारे बहुत अच्छे गए एंड इन्होंने कोइंसिडेंस किया जो उनका 9th लॉर्ड है, भाग्येश के स्वामी है। अब जब मंगल आएगा तो डंडा चलेगा, वो जो ये नहीं है सौम्य रहेगा और छिद्र दशा यानी दशा एंड होती है, दूसरी दशा स्टार्ट होती है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो मैं समझता हूं इसके वजह से ये क्राइसिस जो है अगले मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च से जुलाई के बीच में शुरू हो जाएगा। अब तो कैसे करके निकल जाएगा। चलिए लौटती हूँ आपके पास एक बार। इलेक्शन हो, हाँ, एक बार जरा आपने जो तीनों कार्ड दिखाए, एक रिएक्शन नंदिता जी उस पे और दूसरा दिखा दूं। हाँ आप दिखा दीजिए एक बार, वो फुल स्क्रीन पे हम दिखा दें। 9 ऑफ कप्स और एक और कौन सा है, विच इज द थर्ड वन, यहाँ से इतनी दूर से अनुपम जी तीनों कार्ड्स का एक बार और फिर से मैंने ये देखो 9, मैं भी एक मिनट, 9 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आउटकम कार्ड है नंदिता जी। हाँ जी, इट्स नॉट अ गुड लेआउट अनुपम जी। आई वुड डाउट उनकी बात से एग्री कर रही हैं। एब्सोल्युटली नहीं, इनकी बात से मैं और 2 कदम आगे जाऊंगी। जो इनके कार्ड्स के लेआउट है उस हिसाब से विद्रोह की, अति विद्रोह की स्थितियां बनेंगी। जो प्रोमिसेस होंगे वो फुलफिल नहीं होंगे, रियलिस्टिक होने की आवश्यकता रहेगी। यथार्थवादी होकर के, प्रैक्टिकल होकर, व्यवहार कुशल होकर के किसी भी काम को करेंगे तभी वो काम सिद्ध होगा। अन्यथा आपस में लड़ाई झगड़ा, जो बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन वाला लड़ाई झगड़ा होता है, वैसी स्थितियां बना देगा। 9 ऑफ कप्स है तो थोड़ा सा कहीं पे टेम्परामेंट बैलेंस होगा। बट ये जो अनुपम जी बोल रहे थे कि मार्च के बाद, मार्च से लेकर के अगस्त के बीच में थोड़ा सा भारत में अमावास योग भी बन रहा है। अब वो अमावास योग की वजह से चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, थोड़ा सा एक अपसेटिंग सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सरकार इस समय डगमगा सकती है। मार्च से जुलाई तक का सभी लोग इसका प्रेडिक्शन, उस दिन भी सब लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे 2 दिन पहले जब हमने किया है ना, चंद्रमा में सूर्य जब आएगा तो एक अमावस्या योग मीन्स आपकी बुद्धि में थोड़ा सा भ्रमित होने की स्थितियां बन जाती है। तो जब भारतवर्ष की कुंडली में ऐसी चीजें आ रही है तो वो जो एक सिचुएशन बनाएगा वो क्रिएट करेगा एंजाइटी एंड प्रॉब्लम्स और सरकार के डमाडोल होने की स्थितियां बनाएगा। एक बार वान्या जी से भी इसी पर एक रिएक्शन ले लेती हूँ कार्ड्स पे। सो इन लाइन विद अनुपम जी, जो उन्होंने बोला कि मार्च के बाद तो वो जो टाइम है, जैसा कि नंदिता जी भी बोली, जो भारत की कुंडली में वो जो अमावस्या योग है, तो कहीं ना कहीं वो एक डस्क एंड डॉन वाला जो टाइम है, जो एक सेटिंग एक किसी भी प्लैनेट का सेटिंग टाइम जो होता है वो थोड़ा सा उदासी वाला टाइम होता है, कंफ्यूजन होता है और एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। उसमें इंसान के अंदर फियर्स जो थोड़े से बढ़ जाते हैं कि मैं राइट जाऊं या मैं लेफ्ट जाऊं। तो वो थोड़े से टाइम के बाद चीजें फिर से, ग्राफ जो है वो एलिवेट होगा, पर वो ग्राफ जो है वो कंपैरेटिवली जून के आसपास वो एलिवेशन ग्राउंड जो है वो स्टार्ट होगा। बट उससे पहले ये जो बीच का सेटिंग वाला टाइम है ये थोड़ा सा रहेगा, जहां पर डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो काफी ज्यादा वीक पड़ेगी और जिसका फायदा कॉम्पिटिटर्स उठाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसा नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, ऐसा संकेत आप सब दे रहे हैं। अरविंद शुक्ला जी, आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ऐसी चुनौतियां सामने आएंगी? अगर आएंगी तो क्या कोई समाधान भी है इसका? देखिए, ये परिस्थितियां तो अभी 2 दिन पहले जो चर्चा हुई थी उसमें भी यही हम कह रहे थे कि परिस्थितियां आएंगी और घर से भी आएंगी और विपक्ष से आएंगी, दोनों तरफ से परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन इन परिस्थितियों में जो मेन नायक है, नायक की भूमिका देखिए, बारंबार हम ये कहते हैं, देखिए आप ये कुंडली में या ज्योतिष में उठा करके देखें कि मंगल जब प्रबल होता है तभी वह बहुत अच्छा आर्मी का सिपाही होता है, आर्मी का ऊंचा ऑफिसर होता है और आर्मी का बहुत अच्छे से संचालक होता है। तो कहने का तात्पर्य कि मोदी जी का जो मंगल है वो अपने आप में इतना जुनून और जोश से भरा हुआ है और साथ में उसकी महादशा चलनी है। तो ये सब परिस्थितियां होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छी तरह से सफर करके सफल हो, मतलब सफर कर ले जाएंगे और उस सफर में वो सफल हों। चलिए, आज की जो तस्वीर होगी 7:15 बजे की जो तस्वीर होगी, जहां पर हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे अपने तमाम एनडीए के सहयोगियों के साथ। कौन कौन मंत्री शपथ ले रहे हैं उनके बारे में लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। तो बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इसी के साथ साथ वो तस्वीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी अनुपम कपिल जी कि वहां पर
हमारे देश की तरफ से ही जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया, वो भी वहां पर बैठे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात अब यहां पर यही आएगी, नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जिस तरीके के रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों से या फिर दुनिया में जिस तरीके से भारत की छवि बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको यहां से आगे ले जाना। मालदीव के साथ पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से तलखी आ गई थी, किस तरीके से रिश्ते तल्ख थे, लेकिन आज वापस फिर से वो मालदीव के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी यहां पर बैठे होंगे। तो ऐसे में दिखाने की भारत जरूर ये कोशिश कर रहा है कि वही उसी तरीके से हमारे रिलेशनशिप होंगे। लेकिन अगर मैं फॉरेन रिलेशंस की बात करूं आने वाले टेन्योर में 5 साल में, तो कहां तक जाएंगे ये रिश्ते? देखो, अब दो चीजें, एक तो मुहूर्त का जो कुंडली है वो इटसेल्फ दिखाता है कि सप्तम स्थान के अंदर इतने सारे जो ग्रह बैठे हैं, 7th हाउस फॉरेन पावर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस को डिनोट करता है। और बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसे हो जाता है। बृहस्पति की स्थिति जो है वीक है, क्योंकि अपने राशि से वो मीन राशि से भी अच्छे पोजीशन में नहीं है और धनु राशि से भी बुरे स्थिति पे बैठे हुए हैं। इसके वजह से बहुत सारा इंटरफियरेंस हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर फॉरेन पावर्स के थ्रू डोमेस्टिक इन हार्मनी करने के लिए या पीस बिगाड़ने के लिए किया जाएगा। जहां तक भारत का वर्चस्व का सवाल है, वो तो जब तक मंगल में शुक्र की अंतरदशा, मंगल महादशा शुक्र अंतरदशा चल रही है अगले जुलाई अगस्त तक, वो तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड जहां तक रशिया का सवाल है, ये शनि से गवर्नड है और ये कंट्री हमेशा हर क्राइसिस में हमें हेल्प करेगा, क्योंकि बाय द लॉ ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन जब भी इंडिया पे क्राइसिस आया रशिया ने हमारा मदद किया। वेस्ट के साथ भी हमारे रिलेशन ठीक रहेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है उसमें थोड़ा हमारा क्या कहते हैं डैबलिंग होगा, पॉलिसी शिफ्ट, स्टांस कंफ्यूजन रहेगा। तो अदरवाइज आई डोंट सी एनी मच प्रॉब्लम इन द के हमारे ऊपर अटैक हो जाए। चाइना जो है सबसे खतरनाक हमारे लिए दुश्मन है, जितने भी कंट्रीज छोड़ के, वो हमें नॉर्थ ईस्ट से हमें बहुत खतरा है। और जो मैंने पीरियड नेक्स्ट ईयर कहा है 2025 मार्च अप्रैल का समय, ये तो विश्व के लिए ही खतरनाक समय है और इंडिया को बहुत बिल्कुल, यानी बहुत सावधान रहना होगा, बहुत ध्यान देना होगा इंडिया को, हिंदुस्तान को इसको लेकर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता। अनिता जी, क्या लगता है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के वैश्विक रिश्ते जो हैं दूसरे देशों से, पड़ोसी मुल्कों से, वो कितने बेहतर होते नजर आ रहे हैं आपको? क्या वहां भी कुछ चुनौतियां आप देख पा रही हैं? जी देखिए, भारत की अगर कुंडली देखते हैं इस समय भारत में, जैसे अनुपम जी बोल रहे थे, चंद्रमा की महादशा है, सौम्य महादशा रहती है और पराक्रम स्थान पे चंद्रमा बैठ करके अच्छे बल दे करके स्थितियों में कर रहे थे और मोदी जी के साथ में साथ चार्ट था, वो लीड कर रहे थे इंडिया को, तो एक बेहतरीन स्थिति में हम जाते जा रहे थे। अब क्या होगा, मंगल की महादशा आएगी। मंगल की महादशा सितंबर 2025 से आएगी। वहां से मंगल जो है द्वादश भाव का भी लॉर्ड है भारत की कुंडली में और सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि बाहर के रिश्तों में आपके फाइनेंस, आपके कमर्शियल स्टेटस, इन सारी चीजों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन मंगल वहां बैठ करके भाग्यस्थान को भी देख रहा है और एक अच्छी उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो एक मिक्स्ड एरिया में दिखा रहा है। दूसरी चीज क्या है, गुरु अतिचारी रहेंगे आने वाले समय में, बहुत आने वर्षों तक का गुरु अतिचारी होने वाले, यानी कि आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे। गुरु किस एरिया को गमन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट में हमारे क्या है, चाइना है। मंगल क्या है, साउथ, तो साउथ वाले एरियाज में थोड़ा सा कंट्रोलिंग सिचुएशन, जैसे आपने कहा मालदीव्स के वो आ रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन साउथ सी में चाइना का अगर इंटरफेरेंस हो गया तो वो हमारे लिए बहुत तकलीफदेह होगा। चाइना के साथ एक ट्रबलसम सिचुएशन है, पर बाकी एरियाज में काफी कुछ हमारी विदेश नीतियां चीजें करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मैं देखती हूँ इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगे मंगल की महादशा में। और सैन्य एक्सरसाइजेस जिसे बोलते हैं आर्मी एक्सरसाइजेस, वो बहुत सारी होंगी और एक हो सकता है नए टाइप्स भी हो सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के दूसरे आर्म फोर्सेस के साथ, इंटरनेशनल आर्म फोर्सेस के साथ, या एक उस तरह का लेन देन भी हो सकता है आर्म्स को लेकर के। तो वैसी उसमें तो वैसे ही बहुत अच्छा हमारा देश कर ही रहा है कि 40+ ऐसे देश हैं जिनको भारत अब हथियार, हाँ, तो ये और बढ़ेगा मंगल की महादशा में, ये बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके
आय के स्थान पे बैठा हुआ है, यानी कि बाहर का चीज आय में आएगा तो वो बाहर की चीजों को आय में वृद्धि करा के लेकर के आएगा और एक भाग्य में सपोर्ट के साथ लेकर के आएगा, लेकिन एग्रोवेशन लेके आएगा साथ में। आर्मी, पुलिस, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत आने वाले समय में स्ट्रांग होते जाएंगे। फॉर कमिंग 6 to 7 years इट इज गोइंग टू बी, सारा पूरा फोकस जो होगा वो इस तरफ ज्यादा हो जाएगा, सारी नीतियां इस तरफ ज्यादा होनी शुरू हो। ठीक है वान्या जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर? फॉरेन रिलेशंस को अगर हम देखें तो जो पास्ट में जितनी भी मोदी जी की जो कूटनीतियां, जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो उनके रिलेशनशिप्स हैं विद डिफरेंट प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, उससे हमें पास्ट में काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। आज जो हमारे स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जो पढ़ रहे हैं, जो उनको वो रिस्पेक्ट मिलती है, जो उनके वीजा के टाइम पर जो उनको प्रॉब्लम्स आती थी, वो चीजें अब पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव होने लगी हैं। अगर हम डिफेंस सेक्टर की भी बात करते हैं या अगर हम एक्सपोर्ट एरिया की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, आप यहां पर भी देखिए तो कितना जो जॉब सीकर्स, जो मोदी जी की जो विजन है, अब हम जॉब गिवर्स बनेंगे, अब हम जॉब सीकर्स नहीं होंगे। और ये जो उनका विजन है टिल 2047 का, और जो डिफेंस और जेट इंजन को जो एक्सपोर्ट करना, जो पहले हम नहीं करते थे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, तो हर सेक्टर में हम एलिवेशन देखेंगे। लेकिन ये चीजें जब स्टार्ट होंगी, जब भारत की मंगल की जो है महादशा स्टार्ट होगी, क्योंकि मंगल एक एक्शन सितंबर के आसपास का वक्त, नेक्स्ट ईयर सितंबर 2025 के बाद, और मोदी जी का पर्सनल ईयर 9 भी आ जाएगा 2026 में, जो कहीं ना कहीं कंप्लीशन का नंबर भी होता है। और पर्सनल ईयर 9 में काफी सारे उनके गोल्स, विजन और मिशन जो है वो कंप्लीट होते दिखेंगे। ओवरऑल जीडीपी में भी जो है ग्रोथ हो सकता है। हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जो चीजें अब मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें पहले हम बाहर से उठाते थे, अब वो सब हम इंडिया में जैसे बनाने लगे हैं। जेट इंजन का एक्सपोर्ट करना सबसे बड़ा डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ होगा। मंगल जो है आर्मर्स और वेपन्स का भी कारक होता है, वो चीजें भी आप देखेंगे हम बाहर की कंट्रीज को सप्लाई करेंगे, जो चीजें हम पहले करते थे। तो पहले कंपैरेटिवली हम लेते थे, अब हम चीजें देंगे। बिल्कुल, यानी भारत अब देने वाला देश बनता हुआ देने वाला देश बनता हुआ पहले से भी देता है और आगे भी। एक जस्ट वन लाइन, मंगल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कंट्रोल करता है। सेमीकंडक्टर चिप्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इस तरफ बहुत फोकस होगा, इस तरफ शायद इंटरनली भी बनाने की कोशिश करें भारत में, तो वो एरिया एक मुझे दिखाई देता है जो काफी एक इसका सबसे बड़ा कारण हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो पॉलिसीज चाहे वो पिछले 10 साल में जिस पर शुरुआत की गई थी, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हमें इस टेन्योर में एटलीस्ट आने वाले 5 सालों में देखिए उसमें मतभेद है, क्योंकि मुझे जो पूरा टेन्योर दिखता है ना वो बहुत स्मूथ नहीं दिखाई देता, बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, एक साइन कर्व की तरह चलेगा, बीच में ऐसा भी होगा लगेगा कि पूरा टर्म ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या रुक रहे हैं। देखिए जो टेलीकॉम सेक्टर है या कम्युनिकेशन सेक्टर है, इन सारे एरियाज में जब डिमांड्स बढ़ने लग जाएंगी घटक दलों की, तो वहां से मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि अभी देखिए बुध अस्त, अभी कांट इग्नोर द फैक्ट कि जिस समय शपथ ले रहे हैं उस समय ग्रह दशाएं क्या करें। इट इज लाइक जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे की उस समय ग्रह नक्षत्र क्या करें, उसका जीवन भर उसका पालन करते हैं, उस ग्रह नक्षत्र कंट्रोल करते हैं। तो ये आने वाले 5 साल का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। आने वाला 5 साल बहुत स्मूथ नहीं होने वाला है, बीच में ऐसा हो सकता है कि लगभग ऐसा लगे कि सरकार टूट जाए और सरकार टूटते टूटते बचेगी। जी, ये भी प्रेडिक्शन हो रही है। जी, मैं इस लाइन पे आऊंगी, जरा एक रिएक्शन में अरविंद शुक्ला जी का ले लूं। अरविंद जी, हम यहाँ पर बात फॉरेन रिलेशन पे कर रहे हैं, एक बार उस पर आप अपनी बात रख दीजिए, फिर उसके बाद नंदिता जी की बात से आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसा है कि पिछले जो 10 वर्षक में जो है जो कार्य किया है, उस 10 वर्षक का जो प्रतिफल है अब इस 5 वर्ष में वो प्राप्त होगा और निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जैसे कि मंगल है, तो मंगल की स्थिति क्या है कि मंगल भूमि पुत्र है और भूमि से जो खनिज पदार्थ हैं, जो भूमि से उत्पन्न हुई जो है पदार्थ हैं, उन पदार्थों से विशेष जो है भारत को लाभ मिलेगा। वो भारत जो है यहाँ से अपनी इन चीजों को जो है अधिक से अधिक जो है निर्यात करेगा। उसके साथ साथ जो संबंध के विषय में है, तो संबंध जो उनके कुछ 19-20 अभी बिगड़े हुए हैं बाहरी देशों से, वो भी संबंध मधुर वो बना ले जाएंगे। क्यों बना ले जाएंगे? क्योंकि मंगल एक राजा है, शासक है, सेनापति है। तो इन संबंधों को इस 5 वर्ष में, जो 10 वर्ष में उनने बहुत अच्छे से अपने संबंध स्थापित किए हैं, उनका प्रतिफल इन 5 वर्षों में आपको बहुत अच्छे से
प्राप्त होगा। लेकिन चैलेंजेस तो है ना, क्योंकि अकेले सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार सहयोगियों के साथ चल रही है। चैलेंजेस तो है, हाँ। और चैलेंजेस के साथ साथ आप ये भी देखें कि उनमें जुनून है। देखिए, कहते हैं ना कि पथ की पथिक सफलता क्या, जो राह में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं विपरीत ना हो। विपरीत धाराओं में जब वो नाव को खे करके बताएंगे तभी तो सफल नाविक माने जाएंगे। और इसके लिए सफल साबित होंगे, इसके लिए थोड़ा अभी और हमें देखना होगा आगे जाके। लेकिन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जो है वो तय करती है कि वो कितने आगे जाएगा, कितने लक्ष्य पूरे कर पाएगा, देश कितनी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएगा। अनुपम जी, समझेंगे आपसे, देश की आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर देख पा रहे हैं आप इस टेन्योर में, इस आने वाले 5 सालों में? तो बृहस्पति की जो स्थिति है, अब इंडिया की राशि जो है कर्क राशि से लाभ स्थान में, और कर्क राशि में 4-5 ग्रह बैठे हैं, एक एक करके जुपिटर जैसे डिग्री से उनसे 11th में निकलते हैं, तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। जुपिटर कारक भी हैं फाइनेंसेस के। गोल्ड के अभी देखो, मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कहा था गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों ने, सिल्वर में करना चाहिए। गोल्ड तो ऑलमोस्ट 70% रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसके अंदर मुझे, क्योंकि इसके ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंजीनियरिंग ये कोर सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट जो है ये बहुत प्रोवाइड करते हैं। तो ये मंगल की दशा जैसे आएगी, अर्थ इक्विपमेंट भी होगा, अर्थ से रिलेटेड सिविल कंस्ट्रक्शन होगा, ये सब चीजें बढ़ेंगी। इससे इंपॉर्टेंट है स्पेस और टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। शनि का भी जो पोजीशन है, हमारी जो साइंटिफिक मिशंस है, और ठीक अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि 2.25 घंटे के बाद 7:15 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन बहुत अहम, बहुत खास। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार जब उन्होंने शपथ ली थी 2014 के चुनावों के बाद 26 मई, 30 मई की तारीख थी 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, और उसके बाद आज की तारीख 9 जून, जब आज तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। 2 घंटे 7 मिनट 25 सेकंड का वक्त बाकी। बिल्कुल, और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज देश में नई सरकार बनने जा रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार नई है, लेकिन सरकार का मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, जहां आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, और अब सिलसिला शुरू होने वाला है। अब से कुछ देर बाद वहां पहुंचने वाले मेहमानों का पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नया मंत्रिमंडल होगा, नया जोश होगा। ये वॉर मेमोरियल की तस्वीर आप देखिए, जहां शहीदों को नमन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे, और इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने यहां आकर शहीदों को नमन किया। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां राष्ट्रपति भवन में पूरा कार्यक्रम कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत भी होने वाली है, शुभम, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बस थोड़ी देर बाद, क्योंकि देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और एक एक करके तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पड़ोसी मुल्कों के कई राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको आमंत्रित किया गया है आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। और तीसरी बार मोदी सरकार, शाम 7:15 बजे का वक्त है, तो ये एक एक करके जो मेहमान हैं, मेहमानों की लिस्ट भी लंबी है, वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। कौन कौन शपथ आज लेने जा रहा है उसकी भी पूरी डिटेल्स देंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए, देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य, एक बार हम परिचय करा देते हैं। बिल्कुल, वाने आरत जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अनुपम जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए मुंबई से, और अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं और हमसे लगातार चर्चा भी कर रहे थे। ननिता पांडे जी भी हमारे साथ बनी हुई है, वो भी बता रही थी कि आखिर आने वाले इस 5 सालों में सरकार क्या कुछ कर सकती है, सरकार का भविष्य कैसा होगा, और उसके साथ साथ क्या चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी, उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे आर्थिक मोर्चे पर, फाइनेंशियल मुद्दे पर, कैसे आखिर देश के सामने क्या चुनौती आ सकती है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी रह सकती है आने वाले 5 सालों में। अनिता पांडे जी, पहले आप इसे समझ लेते हैं, क्योंकि लक्ष्य सरकार ने कई तय कर लिए हैं। चुनौतियां, जैसा कि आपने बताया कि कई घटक दल इस बार सरकार के साथ हैं जो कि चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं सरकार के सामने, फैसले लेने को लेकर, लक्ष्य पूरा करने को लेकर। क्या लगता है आर्थिक मोर्चे पर सरकार कितनी सफल साबित हो रही है आने वाले 5 सालों में?
देखिए 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक मोर्चा बहुत आसान नहीं रहेगा, बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये इस तरह की स्थितियां बनते हुए दिखाई देती है मुझे। कहीं पे एकदम से लगेगा कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है हमने मीटअप कर लिए और हम उसमें सफल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी एरियाज में एक डाउनफॉल भी होता हुआ दिखाई देता है। और स्पेशली मैं जैसे बोल रही थी कि शुक्र से संबंधित या बुध से संबंधित जो भी एरियाज होंगे, बुध क्या कंट्रोल करता है? आपके कॉमर्स को, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, आपकी सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, इन सारे एरियाज को, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, टेलीफोन्स हो गए, टेलीकॉम हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इवन स्पेस इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ स्पेस इंडस्ट्री वो कंट्रोल करता है। वीनस क्या करता है? मीडिया इंडस्ट्री हो गई, फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी इवन लिकर हो गए, या आपका कॉस्मेटिक्स हो गए, या खान पान की चीजें हो गई, या होटल्स एंड रिसोर्ट्स हो गए, इन सारे एरियाज की तरफ, या किसी महिला की वजह से कोई प्रॉब्लम, या महिला ऑपोजिशन या इनके घटक दल में कोई महिला, उनकी वजह से इनको एकदम से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे इन एरियाज में थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा। अपग्रेडेड कौन से रहेंगे? जैसे गोल्ड शूट करेगा, गोल्ड में काफी कुछ यहाँ पे अगेन अभी भी मुझे दिखाई देता है, इन स्पाइट ऑफ जुपिटर जो है अतिचारी होते जाएंगे आगे से। लेकिन ये जो साल का जो इस 2024 का आखिरी क्वार्टर है, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, वो जो फर्स्ट मंथ जनवरी तक का, इस समय बहुत उथल पुथल चेंजेस रहेंगे। स्थिरता कहाँ पे आएगी? स्थिरता धीरे धीरे करके आएगी जब शनि जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, शनि थोड़ा सा ठहराव लेकर के आएगा, और नेक्स्ट ईयर जब हम मंगल की महादशा में आएंगे तो थोड़ा यहाँ पे कमर्शियल गेन्स या इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वहां पे फैक्टर्स में ग्रोथ दिखेंगे। कहाँ पे दिखेंगे? डिफेंस सेक्टर्स हो गए, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, या जो माइनिंग एरियाज होते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, उन सारे एरियाज में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। स्पोर्ट्स हो गया, ये सारे एरियाज जो है जो मंगल से डोमिनेटेड एरियाज है, वहां पे हमारी विदेश नीति भी बहुत ज्यादा काम करेगी और वहां से उसके थ्रू हमको फायदे भी होंगे। लेकिन जो ग्रोथ अगर मैं बोलूं तो ग्रोथ बहुत टैंजेंट में बहुत स्ट्रेट अप नहीं जाएगी। आई वुड रादर से कि 30 to 45 डिग्री के एंगल में आगे बढ़ेगी, पर बढ़ेगी अवश्य। स्लो यानी हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली। देखिए इसीलिए चर्चा यहाँ पर नंदिता जी हम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 10 साल का कार्यकाल जब एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सरकार चलाई और बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि सहयोगी दल साथ साथ होंगे तो ऐसे में थोड़ी मजबूरियां भी रहती है। गठबंधन सरकार की होती है, मजबूरियां हर बार होती हैं। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन की दिखा रहे। देखिए एक एक करके खास मेहमानों का पहुंचना यहाँ पर जारी है, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया है, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को भी यहाँ पर न्योता दिया गया है। कुल 63 मंत्री हैं जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। बहुत अहम होगी ये ओथ सेरेमनी। शाम 7:15 बजे का वक्त है जब इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा जो खबर है, जो लिस्ट है, वो लिस्ट भी बहुत लंबी है, जिसमें अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, जयंत चौधरी, जीतनराम मांझी, रामनाथ ठाकुर रहेंगे, चिराग पासवान रहेंगे, एचडी कुमारस्वामी रहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव यादव रहेंगे। इसके अलावा जितेंद्र सिंह, रामदास आठवले, किरण रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, शांतनु ठाकुर, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, रवनीत सिंह बिट्टू अपने इलाके से भले ही चुनाव हार गए लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू भी आज शपथ लेने जा रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल। 63 के करीब लिस्ट है लंबी जो कि आज यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको सीधी वहां से दिखाएंगे, लेकिन आने वाली सरकार के लिए कितनी चुनौतियां अलग अलग क्षेत्र में, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने चर्चा की कि किस तरीके से विदेशी मोर्चे पर यानी कि फॉरेन रिलेशंस किस तरह के रहेंगे। अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो देश की तरक्की कितनी होती हुई दिख रही है, कहां कहां पर परेशानियां आ सकती हैं। वान्या जी, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है इसको लेकर? अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बहुत जल्द जो भारत विश्व का 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी सेक्टर बनेगा और किन किन एरियाज में ये प्रोग्रेस करेगा। बात करते हैं किन किन इंडस्ट्रीज को ये सबसे ज्यादा टच करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो सिलिकॉन चिप्स होती है आर फाउंड इन सॉइल, और अगले साल जब ये मंगल वाला टाइम जो शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल भूमि का कारक होता है, कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट का कारक होता है, तो ये जो चिप्स जो है कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन अर्थ से है, इसका कनेक्शन सॉइल से, समटाइम्स इट इज ऑल्सो फाउंड इन वाटर। तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगी, और स्पेशली जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो इनको अभी
इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग स्टार्टेड गेटिंग डेवलप्ड इन इंडिया, जैसे टाटास की अगर हम बात करते हैं, तो जो चीजें पहले हम बाहर से लेते थे अब वो यहां पर बननी शुरू हुई। तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। अगर हम डिफेंस स्पेसिफिकली अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जो लाइटर जेट इंजन्स हैं, जो उनका स्पेसिफिक एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जो देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा तरक्की पर लेके जाएगा। स्पेस सेक्टर की बात करते हैं, अगर हम मोदी जी ने जैसे कहा था कि अगले 5 साल में स्पेस सेक्टर की जो है आप लोग एक नई उड़ान देखोगे, कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री भी और ज्यादा ग्रो करेगी। व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, न्यू सेक्टर फॉर यूथ स्पेसिफिकली फॉर फॉर द सेक ऑफ रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट। सेमीकंडक्टर की हमने ऑलरेडी बात करी, नई स्ट्रैटेजीज बनेंगी, नई डिसीजंस बनेंगे। बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत तक का जो विस्तार है, जो उसके अंदर एलिवेशन होगा, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगी प्राइमरीली सेक्टर पर, टेरिशियल सेक्टर पर, सेकेंडरी सेक्टर पर, और ये अल्टीमेटली एट द एंड रिजल्टेंट यही होगा कि देश की इकोनॉमी को ये बहुत ज्यादा ग्रोथ पर लेके जाएंगे। अरविंद शुक्ला जी, क्या लगता है आपको आने वाले 5 साल? आने वाले 5 साल में ये सबसे ज्यादा जो मेरे हिसाब से ग्रोथ करी, जैसे भारत की कुंडली आप उठा के देखें और मोदी जी की भी कुंडली आप जो है अध्ययन करें, तो उसके हिसाब से जो खनिज पदार्थ हैं, जो आपके जो है खनिज पदार्थों में जो माइल्स उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, जो आपके जो है भूमि से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, इनमें सबसे अधिक जो है लाभ होगा। उसके साथ साथ जो डिफेंस में है, आर्मी क्षेत्र में, वो चाहे आपकी जो है जलचर, थलचर और वायु तीनों में जो है विशिष्ट जो है प्रोग्रेस होगा, और उसमें प्रोग्रेस जो है वस्तुओं का भी होगा, और प्रोग्रेस उसमें जो है इन तीनों जल थल वायु सेनाओं में जो है प्रगति का भी होगा। उसके साथ साथ जो स्थिति अभी जैसे इनकी मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा में शनि का अंतर है, तो यहाँ पे थोड़ी सा अभी वर्तमान में इनको थोड़ी सेट होने में टाइम लगेगा, और वो टाइम लगेगा 2025 के मई तक। यहाँ तक का टाइम जो है थोड़ा सा इनका ज्यादा चैलेंज पूर्ण है। एक बार अनुपम भी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब हम आर्थिक मोर्चे की बात करते हैं, देखिए अनुपम जी, इस बार की अगर हम चुनावों की बात करें, 2024 के लोकसभा चुनावों की, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि विपक्ष ने उठाया भी और कहीं ना कहीं जनता को अपील भी किया और एक सेटबैक सरकार के लिए भी रहा, वो था रोजगार का। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, विपक्ष ने इसी को जोर शोर से हर जगह पर उठाया। जब हम इसी को आर्थिक क्षेत्र की से जुड़ी तरक्की की बात करेंगे आने वाले 5 साल में, कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारा देश तरक्की कर सकता है उस पर तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रोजगार कितना ज्यादा जनरेट होगा और कितना मिलेगा, इस पर भी जरा बताइए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि जो डेस्टिनी नंबर जो है और जो पर्सनल ईयर नंबर जो भारत का और मोदी जी का चल रहा है, 9 और 7 का, इंडिया का 7 और मोदी जी का 9 चल रहा है, ये दोनों टर्मिनेशन नंबर माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। 9 नंबर इज द फाइनलाइजेशन ऑफ जो भी चीजें 9 साल के अंदर आपने की हैं, लेकिन अगर आपने सेल्फलेसली काम नहीं किया है कहीं भी, तो उसका बैकलैश आता है। तो 7 नंबर आइसोलेशन देता है, ब्रेकअप्स देता है, लेकिन अगला साल जो है भारत के लिए 8 नंबर होगा पर्सनल ईयर, और मोदी जी की कुंडली में 1 होगा। तो एक न्यूनेस आएगा, एक न्यू इनिशिएटिव आएगा, लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर जो है मेजर सोशल लेजिस्लेशन लाए जाएंगे। और सेक्टर जो मैं समझता हूं, अपार्ट फ्रॉम जो लोगों ने डिस्कस की और मैंने भी कहा पहले, आर्मी के अलावा केमिकल्स और फार्मा सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी बहुत काम होगा। और मैं समझता हूं कि कॉपर एक्सपोर्ट्स जो हैं ये भी हमारे बढ़ेंगे। तो आने वाले समय में इकोनॉमी का मेरे को टेंशन नहीं लगता, लेकिन आपका प्रश्न ये है, क्या ये हेलो जी जी बिल्कुल, हाँ, क्या ये एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये एक प्रॉब्लम बना रहेगा, क्योंकि इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा कि ये सब प्रॉब्लम 1 साल के अंदर 2 साल में दुरुस्त हो जाए। एग्रीकल्चर के ऊपर भी जब मंगल की दशा लगेगी कि जो बहुत सारे रिफॉर्म्स, जो लैंड रिफॉर्म्स, फार्मर्स के लिए रिफॉर्म्स जो लॉपसाइडेड थे, गलत थे, उन पॉलिसीज पे पुनर्विचार होगा और सरकार को सोचना ही पड़ेगा और उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। ये मैं बहुत क्लियरली देख रहा हूं, क्योंकि मंगल भूमि से कनेक्टेड। बिल्कुल, दोनों चीजें, फार्म लॉस जरूर आएंगे। हाँ नंदिता जी, जो करेक्शन है, जिसको हम कहते हैं कि कोर्स करेक्शन की बहुत जरूरत है, ये तो सहयोगियों ने कह भी दिया है, जिसमें आपको याद होगा अग्निवीर को लेकर, एनआरसी को लेकर, ये सारी ऐसी मुद्दे हैं जिसको लेकर कहा गया है कि एक बार पुनर्विचार की जरूरत है।
ये मैंने ना आपके पहले वाले शो में भी बोला था कि जिस समय बल्कि रिजल्ट्स भी नहीं आए थे कि अग्निवीर जैसी चीजों को शायद बैक ट्रैक करना पड़ेगा, बैक स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के इंडिकेशंस भारत की कुंडली में दिखाई देते हैं मंगल की महादशा में। और जैसी मंगल की महादशा आएगी अग्निवीर हो गए, क्योंकि आर्मी और पुलिस से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद जैसे हमने बात करी एग्रीकल्चर की या किसानों की, तो उनके हित के लिए स्थितियां होंगी। लेकिन अभी देखिए मंगल जाने वाला है नीच राशि में 10 अक्टूबर से इस वर्ष, और ये रहेगा लगभग जनवरी तक का स्थितियां बनी रहेंगी मंगल की ऐसी। उस समय में किसान का विद्रोह, किसानों का आंदोलन दोबारा से ट्रिगर कर सकता है। ये मोदी जी को संभालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, या उनके हित में बात करने वाले अगर इनके घटक दल हैं वो बहुत ज्यादा, चाहे वो अग्निवीर से रिलेटेड हो, क्योंकि आई थिंक नीतीश कुमार जी इस बारे में थोड़ा अड़े हुए हैं कि अग्निवीर वापस ली जाए। तो वो इस टाइम पे जो 2024 का आखिरी क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत डिफिकल्ट टाइम है इंडिया के लिए और मोदी जी की सरकार के लिए भी। 3-4 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर सबसे बड़ा अभी इलेक्शंस भी होने वाला जो था वो वही था। इसी में देख लीजिए हरियाणा बिल्कुल वही राज्य है। एब्सोल्युटली। आज वहां से तो दो जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, राव इंद्रजीत जी, और तो वो सारे मनोहर इस बात खट्टर को भी। उठाएंगे क्योंकि उनकी पूरी सर्वाइवल ही इन्हीं बातों पे है और वो विजय भी इन्हीं बातों को लेकर के आए हुए हैं। और इलेक्शंस भी हैं बहुत सारे स्टेट्स में जहां पे किसान प्रधान स्टेट है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, ये सारे जो किसान प्रधान स्टेट है वहां पे अगर किसानों के बारे में, हित के बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये विद्रोह की स्थितियां दिखती है क्योंकि उस समय गुरु वक्री है। गुरु वक्री का मतलब गवर्नेंस जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको एक सही सोच की दिशा नहीं मिलती। आप एक स्यूडो ईगो में रहने शुरू करते हैं और सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। तो यहाँ पे, और शनि भी वक्री है, यानी कि प्रजा भी थोड़ा सा उल्टा ही सोचेगी। वो एक कोई डायरेक्ट सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। और मंगल नीच का है, मंगल यानी कि जो पुलिस का प्रभाव होगा या आर्मी का प्रभाव होगा वो डंडे वाला ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, या एक बहुत ज्यादा फोर्सफुली या तो किसानों को दबाया जाएगा या एक प्रजा को दबाने की कोशिश करेगी। प्रजा भी उतना ही पागलपंती की तरह रिएक्ट करेगी क्योंकि शनि भी रेट्रोस। और आई सी दैट टर्ब्यूलेंस, ये एंड ऑफ ईयर 2024 कोई बहुत अच्छा नहीं है। और मैं इस वर्ष की शुरुआत से इस बारे में बात कर रही हूँ कि इस वर्ष का आखिर का समय बहुत ही डेलिकेट समय है। शुरुआत में जिसको हम कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ जी, लेकिन एक बस पॉजिटिव इसमें है कि मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल रोचक नामक महापुरुष का योग बना के उनके लग्न में बैठा हुआ है, उनको बल प्रदान कर रहा है। तो उसकी वजह से वो काफी कुछ चीजें निकाल के बाहर लेके आएंगे। लेकिन मंगल में जो अंतरदशाएं हैं, एक्सेप्ट जून से लेकर अगस्त के बीच में जब बुध की प्रत्यंतर आ जाएगी वो थोड़ा ठीक है। मंगल में शनि चलेगा। मंगल में जब बुध आएगा नेक्स्ट ईयर मई से, वहां से वो फिर 1 साल के लिए उनको बल प्रदान करेगा। वहां पे खटाखट वो अपनी बहुत सारी चीजें जो है अपनी इच्छा से मंगल से मिल रहा है मोदी को बल और इसी से हो रहा है मोदी सफल। वान्या जी, क्या लगता है आपको रोजगार के मुद्दे पर क्या चुनौतियां सरकार के सामने आ सकती हैं इन आने वाले 5 सालों में, चूंकि एक बड़ा मुद्दा रोजगार रहा है ना सिर्फ एक राज्य बल्कि कई राज्यों में? ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जो है कंट्रोवर्सीज चल रही है। लाइक इंडिया बीइंग कि कभी हम ऐसा बोलते हैं कि रिसेशन टच कर रहा है, कि जैसे यूरोप में रिसेशन आया तो एकदम से लाइक आईटी इंडस्ट्री पर टच हुआ कि रिसेशन यहां से टच हो रहा है। पर जिस हिसाब से नई नई इंडस्ट्रीज, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे देश में ही स्टार्ट हो रहे हैं, चीजों का जो मैन्युफैक्चरिंग, जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इंडिया विल बिकम द जॉब गिवर्स बाय 2047, जो कि एक मोदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन भी है। तो धीरे धीरे इसके अंदर जो ग्रोथ है वो आनी शुरू होगी। रिसेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो पहले जैसे सबसे पहले आईटी में रिसेशन 2008 में आपने देखा कितना मेजर रिसेशन आया, कितने सारे ले ऑफ्स हुए उस टाइम पर, कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है पीक पर आया 2008 में। अभी जो है ये चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा नहीं डाउन जाएगा और हम लोग जॉब गिवर्स बन जाएंगे जब ये प्लांट्स इंडिया में अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाएंगे, जब हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, जब हमें वो चीजें मिल जाएंगी, वो मटेरियल हमें अवेलेबल हो जाएगा, जब हम अपने प्लांट्स, अपनी इंडस्ट्रीज यहां पर बनाना शुरू कर देंगे, जब हमारे बच्चे यहां से बाहर नहीं, भारत से बाहर ना जाकर जॉब्स ढूंढेंगे, वो इंडिया में ही सेटल होंगे, जब वो पैकेजेस उन्हें यहां पर मिलने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपने आप, जो उसका जो ग्राफ है वो नीचे आता जाएगा। और कहीं ना कहीं जब हम जॉब गिवर्स बनते जाएंगे तो बाहर के बहुत सारे बच्चे दूसरी कंट्रीज के हमारे देशों में जॉब्स करने के लिए आएंगे। ये विजन है
और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया पर जितना ज्यादा फोकस हमारा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आज हमने शुरुआत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से करा, कल और भी इंडस्ट्रीज इस चीज में आती जाएंगी। आप आज यहाँ देखिए डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, हम यूपीआई पेमेंट्स की बात करते हैं, पहले हम डिजिटल नहीं थे, आज हम कितना ज्यादा डिजिटल हो चुके हैं, कितनी ज्यादा डिपेंडेंसीज हमारी इन चीजों पर आती जा रही है। धीरे धीरे ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। आज जो युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ चुका है, हर चीज जो है ऑन क्लाउड जाती जा रही है, चाहे कोई भी चीजें हैं, चाहे आपकी स्टोरेज है, तो कहीं ना कहीं हर दिन एक नया स्टेप हम डिजिटलाइजेशन की तरफ देखते जा रहे हैं, हर दिन। लेकिन एआई चैलेंज भी होगा सबसे बड़ा। एक बार एक सवाल जरा अनुपम भी कपिल आपसे भी बिल्कुल इसका जवाब भी रख दीजिए। इससे पहले ये कहना चाह रहा था, ऑल दी स्वीट गुड थिंग्स जो सब बोल रहे हैं वो तो तब हो गए जब विश्व के अंदर अमन और चैन होगा। और अगला साल जो है ये बहुत ही खतरनाक है वर्ल्ड पीस के लिए। हाउ कैन वी इग्नोर जो यूरोप में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, रशिया और यूक्रेन की तरफ जो हो रहा है, और इंटरनेशनल बॉडीज ऑफ पीस की धज्जियां उड़ा दी गई है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर भी अगर आप देखते हैं ये आर्म्स रेस है। जब मंगल की दशा यहां भी शुरू होगी, वेपन्स यहां भी बहुत असला खरीदा जाएगा, तो खरीदा जा रहा है तो दूसरे बजट्स के ऊपर भी तो असर होता है। आर्म्स एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा हमारा एक मुद्दा रहेगा जिससे प्रॉफिट्स आएंगे। लेकिन 225 ये है 9 नंबर आता है इसका, ये नंबर है वर्ल्ड साइकिल मंगल का। ये 2017 में शुरू हो चुका है और ये 2026 तक चलेगा। मुझे नहीं लगता 2026 से पहले कुछ भी चीज इतने सडनली तो अचानक नहीं हो सकते हैं। सब पैरामीटर्स ग्रो नहीं हो सकते हैं, सीडिंग होता है, ये सब समय लगता है। तो ये 1 साल का जो पीरियड है पूरा विश्व एक असुरिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा मंगल कराए दंगल, ये तो बड़ा फेमस है ज्योतिष का कंसेप्ट। तो जब ये नया वाइब्रेशन आता है बहुत लोग इससे पीसफुल नहीं रहने वाले। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। अनुपम जी ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना है। इसी के साथ साथ चर्चा इस बात की भी होगी कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है उस और किस तरीके से आने वाले 5 साल में एनडीए सरकार आगे बढ़ेगी। ठीक 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और साथ ही साथ 63 और मंत्री हैं जो कि शपथ ले सकते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज तीसरा टेन्योर की शुरुआत हो जाएगी, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं आने वाले इस सरकार से, और साथ ही साथ जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए 2014 और 2019 के अपने टेन्योर में रखा था कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ लेकर जाना है। हर मोर्चे पर तरक्की बहुत जरूरी है, लेकिन उस लक्ष्य की तरफ एनडीए की सरकार यानी आने वाले 5 साल में कितना काम हो सकता है, अनुपम वी कपिल आपसे जानना चाहूंगे। जी, काम तो बहुत होगा, लेकिन टेन्योर अगर कर पाएगी कि नहीं पूरा गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी अपना टर्म एज 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। जो इजिप्शियन टैरो डेक नहीं, लेकिन जिस तरीके से चाहे हम आर्थिक की बात करें, चाहे विदेश फॉरेन रिलेशंस की बात करें, चाहे हम अंदर ही बात करें कि जिस तरीके से काम हो रहा है, काम होगा, जो कि आप ही की प्रेडिक्शन है, नंदिता जी भी हमारे साथ, उनकी भी सेम वैसी प्रेडिक्शंस हैं, तो उससे जो लक्ष्य है हम 2047 तक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश सबकी ये रहेगी, जो जितने भी सहयोगी दल हैं उनकी भी यही कोशिश रहेगी कि 2047 तक इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं पाने की कोशिश की जाए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो लक्ष्य अचीव करने में, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। जो आगे मेन इश्यूज जो नजर आते हैं वो सेक्टेरियन वायलेंस और कम्युनल प्रॉब्लम्स को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल की दशा तो मंगल की खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब राहु की दशा 17 साल की जो भी शुरू होगी, जो राहु अपने इंडिया के लगन में बैठा हुआ है, तो वो तो खराब है। तो मैं समझता हूं कि चैलेंजेस रहेंगे, इंटरनल चैलेंजेस फ्रॉम द बीजेपी सबसे ज्यादा मोदी जी को परेशान करेंगे आगे। लेकिन एक पर्सनालिटी के तौर पर, अनुपम जी लौटते, एक पर्सनालिटी के तौर पर बार बार हम जब नंदिता जी ये बात कहते हैं कि ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, तय है कि गठबंधन सरकार में परेशानियां ऊंच नीच होती है और सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन एक पर्सनैलिटी के तौर पर जब हम नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि इतना तेज और उनका व्यक्तित्व ऐसा रहेगा कि वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ आगे देखते हैं तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगी? देखिए, इसमें 2 चीजें मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ।
अनुपम, चलिए अनुपम जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपसे लेती हूँ। अनुपम जी। मैं ये समझता हूं कि जो उनका फंडामेंटल नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ। वो तो चेंज होगा नहीं। अब तो वो कुछ कंसेशंस अगले 6 महीने 8 महीने करेंगे, लेकिन आदमी का जो फितरत, नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। और जो स्कॉर्पियो है बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है, जिद्दी है, स्टबर्न है, इनफ्लेक्सिबल है, और अगर आपने देखा हो तो रिटेलिएटरी भी है, अपने अपोनेंट्स को वो कभी बख्शते नहीं है। तो ये जो ऑपोजिशन है इनमें से हर किसी को कुछ ना कुछ स्कॉर्पियन स्टिंग जिसे कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में, ये लग चुका है। सो सबको मालूम है व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो जब ये जैसे चंद्रबाबू नायडू जी की कुंडली है, 2 नंबर है, पेट नंबर 2, ये चंद्र से रिलेटेड है, मूडी है, हालांकि कृतिका नक्षत्र भी है, लेकिन अम्ला योग बन रहा है, बृहस्पति और शुक्र दशम स्थान में इनके चंद्रमा से बैठे हैं। तो ये इनका रेपुटेशन आगे चल के सली नहीं होगा। पहले ही आते ही उन्होंने बार्गेन करके अपने सब केसेस का ईडी का क्लोजर करा दिया है। तो पहला कंसेशन तो गवर्नमेंट ने दे ही दिया अभी। तो ये इंडिकेशन है कि आगे ऐसा चलता रहेगा। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं कह सकते। उस पर आते हैं, दोनों सहयोगी दलों पर बात करेंगे, मैं आती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल 2047 वाला लक्ष्य उस और कितने अग्रसर हो रहे हैं, मैं आती हूँ एक बार नंदिता जी से इसका जवाब ले लूं। हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। 2 चीज है, एक भारत की कुंडली होगी कि भारत किस दिशा में जा रहा है। तो भारत अभी चंद्रमा की जब दशा शुरू हुई थी उससे पहले से हम बोल रहे थे कि जैसे ही चंद्रमा की महादशा शुरू होगी भारत विल बी इन अ टेक ऑफ स्टेज और विश्व गुरु की तरफ बनने के लिए भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन बीच में डेटरेंट्स है। मंगल की दशा उतनी कोई बहुत अच्छी नहीं है भारत के लिए। ये 6-7 ईयर्स थोड़ा सा एक खट्टे मीठे होते हुए आगे बढ़ेंगे। राहु की दशा, जैसे राहु की दशा आएगी 2032 से, दैट विल बी फॉर 18 ईयर्स। उस दशा में बहुत सारे बदलाव भारत में आएंगे, बहुत स्पीड से भारत ग्रो करेगा। लग्न में राहु अति मित्र राशि में बैठा है और अगर साउथ इंडियन पद्धति से जाएं तो उच्च का बैठा हुआ है। और जब राहु आता है, राहु किसका कारक होता है? राहु लोअर निम्न वर्ग के लोगों का कारक होता है, यानी कि दलितों का कारक हो जाएगा, जो लेबर क्लास है उनका कारक हो जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी होता है उसका कारक होता है। इन सब का वर्चस्व पार्लियामेंट में आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कुछ कुछ इंडिकेशंस अभी बनने शुरू हो गए हैं कि उसी तरह से कास्ट पॉलिटिक्स में हम अब आगे बढ़ने लग गए। ये तो दूसरी चीज। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर वो उस तरह की हम चीजें देखें, वो है। अभी मोदी जी के उसमें देखें, मंगल की जब तक का महादशा है वो उस चीज को जरूर उसका फायदा लेंगे। लेकिन ये सरकार, मैं बिल्कुल अनुपम जी से सहमत हूं कि कंटिन्यू कितना लंबा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इट्स लाइक अ ब्रेक, बीच में शायद ब्रेक होगा, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर ब्रेक होगा, तो उस तरह के एक फेज दिखाई देते हैं। चुनौतियां, उतार चढ़ाव तो खैर हर सरकार का हिस्सा आती है, और ऐसे में न सिर्फ हम इस सरकार की बात करें बल्कि पिछली सरकारों में भी कई तरह के उतार चढ़ाव हमने देखे और आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन विजन, जिस विजन का बात करते हैं प्रधानमंत्री की, मैं 24 घंटे 7 दिन काम करता हूं और 2047 के लिए काम करता हूं, उस विजन को आप कहां तक पूरा कर पाते देख पा रहे हैं? क्या वहां भी चुनौतियां हैं? और अगर आसानी से सरकार ये कर पाती है तो कितनी बड़ी बात होगी, भारत विश्व गुरु बन रहा है। देखिए, आसानी से तो ये विजन और मिशन जो है नहीं अचीव होगा, पर ये होगा जरूर, चाहे वो विद ऑब्स्टेकल्स हो, चाहे वो अलोंग विद ओपोनेंट्स हो, पर ये होगा जरूर। अभी क्या है, जो भारत है वो पर्सनल ईयर 4 पर चल रहा है। पर्सनल ईयर 4 जो होता है वो राहु का नंबर होता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, क्योंकि राहु जो होता है लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देता है, थोड़ा सा इनस्टेबल होता है। जैसे अभी हमने, जैसे इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा एकदम से ऑल ऑफ ए सडन, या यूपी के जैसे रिजल्ट आए तो ऑल ऑफ ए सडन ऐसी चीजें भी आती हैं। और अगर मोदी जी की पर्सनल ईयर की बात करते हैं, ये साल जो है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये पर्सनल ईयर 7 पर चल रहा है। पर्सनल ईयर 7 कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का भी कारक होता है, तो ये टाइम उनके लिए इतना ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है। लेकिन 2026 जो है, जब उनका पर्सनल ईयर 9 आएगा तो उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होंगी, और उसके बाद उनका जो है ये जो फेज होता है, ये 9 ईयर्स का पूरा फेज होता है। ये हर किसी की लाइफ में 4 ईयर्स के साइकिल्स आते हैं। तो ये जो इनका 9 ईयर वाला साइकिल है, ये जो पिरामिड मेथड होता है, अब ये 2027 से चीजें इनकी लाइफ में काफी चेंज होंगी, और 26 भी इनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। पर ये साल इनके लिए थोड़ा सा शुरुआत है, बिल्कुल थोड़ा सा कठिनाइयां आएंगी। लेकिन अरविंद जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की कुंडली में जो भाग्येश है, भाग्येश नीच का होकर लगन में बैठा हुआ है, तो स्ट्रेस और तनाव, मानसिक पोजीशन से उनको गुजरना होगा। क्योंकि चंद्रमा उनको ऐसा नहीं कि स्ट्रेस तनाव पीछे नहीं दिया, पीछे भी कई सारी चीजों पे उनको जो है होता रहा है।
ये जो उनका समय 2028 तक मंगल का समय है, ये समय उनके कार्य करने के लिए मंगल जो है जुनून और जोश का कारक ग्रह है। तो उनके अंदर जुनून जोश रहेगा और किसी भी चीज की निर्णय लेने में उनके अंदर की जो कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास है वो बड़ा अच्छा प्रखर और प्रबल रहेगा, जिस वजह से वो आगामी समय के लिए बहुत अच्छे प्लान और बहुत अच्छे निर्णय लेके उस कार्य को करेंगे। उसके साथ साथ जो ये समय रहेगा इनका इस पंचवर्षीय कार्यकाल का, इसमें जो फायदा मिलेगा आईटी की फील्ड और आईटी की फील्ड के अलावा कृषि विभाग यानी किसानों को भी वो बहुत अच्छा लाभ देंगे। वहीं पे भूमि और भवन आवास योजना का भी वो जो है बहुत अच्छे से जो है लाभ प्रदान करेंगे पब्लिक को। एक बार एक आखिरी रिएक्शन, फिर उसके बाद ब्रेक लेना है। अनुपम वी कपिल, सबसे बड़ा चैलेंजर कौन, टीडीपी या नीतीश कुमार? मुझे लगता है नीतीश कुमार। आई होप कि ये लोग चैलेंज जो है चंद्रबाबू नायडू को ना करें, क्योंकि उनका जो हॉरोस्कोप इतना स्ट्रांग है आगे, उनको कुछ नहीं होने वाला। रादर प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। मैं तो इतना भी कहूंगा जब शनि इनका मीन राशि में जाएगा लाभ स्थान में, कोई अफ्लिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चंद्रबाबू नायडू को तो इनको मना के ही रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी का चलिए, चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस होंगे। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीसरी शपथ बस अब से कुछ ही देर बाद 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।